सभी शिक्षक साथियों का मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश सिंठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे शिक्षक और कार्मिकों का होगा बड़ा फेरबदल। साथियों, जाने अधिशेष शिक्षक कौन है। राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में गाइडलाइन जारी की गई है और शिक्षकों के अधिशेष और समायोजन की प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी की गई है। 2015 के मापदंड के अनुसार इनकी काउंसलिंग और स्टाफिंग पैटर्न की नियुक्ति की जाएगी। स्टाफिंग पैटर्न में कौन कौन से बिंदुओं को विशेष रूप से लिया गया है, तमाम जानकारी इस वीडियो में आदेश सहित बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीधा मिले चलता हूँ विभागीय साथियों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक आदेश देख रहे हैं जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है। और यह आदेश है, इसका विषय आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों के समायोजन के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। 6 सितंबर का यह आदेश दिया गया। साथियों, आपने यह आदेश देख लिया होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस आदेश के विशेष बिंदु जो गाइडलाइन है उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें कि पदों का निर्धारण। पदों के निर्धारण के लिए यहाँ पर 2 गाइडलाइन दी गई है। पहला दिया गया है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य सरकार के दिशा निर्देश 2019 के अंदर 14/6/2019 में जारी किए गए थे। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पद स्वीकृत माने जाएंगे उसी के अनुसार, और उसी के अनुसार पद स्वीकृत नहीं है तो शेष और साला दर्पण पोर्टल पर उन्हें अधिशेष प्रदर्शित किया जाएगा। साथियों, यह आदेश क्या है, इस आदेश के मैं अलग से विस्तृत वीडियो लेके आऊँगा जिसको आप जरूर देखें। साथ ही हम बात करेंगे हिंदी माध्यम के स्कूल के लिए स्वीकृत पद और क्रमोन्नत विद्यालयों के अंदर न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश जो है वो 30/4/2015 ये संलग्न के अनुसार स्वीकृत माने जाएंगे, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष है। तो साथियों, 2015 का स्टाफिंग पैटर्न का जो महत्वपूर्ण आदेश है उस आदेश की भी हम यहाँ पर अलग से वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप दोनों आदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें कार्मिकों की पहचान करने के लिए जो बिंदु दिए गए हैं उनमें सबसे पहला जो बिंदु है उस पर यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पे दिया गया है, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों हेतु शिक्षक और कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्य ग्रहण के पश्चात ही उन स्कूलों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आपके संविदा पे कार्मिक लगे हुए हैं उनसे पहले उनकी पोस्ट पर जो कार्मिक लगे हुए थे उनको अधिशेष माना गया है। दूसरे बिंदु की यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल के मानदंडानुसार सर्जन पद योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। मान लो कि L2 के 4 पद स्वीकृत हैं, वहाँ पर 5 कार्यरत हैं, तो जो अधिक है उनको अधिशेष माना गया है। इसी प्रकार तीसरे बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, बाल वाटिकाएं हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इन स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। अर्थात पूरे राजस्थान में जैसे 101/2006 आपके ये MGG बाल वाटिकाएं चल रही हैं, उनके अंदर यदि NTT शिक्षक लग गया है और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए यदि L1 वहाँ पर पहले से कार्यरत है तो उसको अधिशेष माना गया है। इसी प्रकार यदि हम बात करें 4 नंबर बिंदु की तो आप इसके अंदर देखेंगे कि क्रमोन्नत स्कूल में शासन के दिशा निर्देश जो अभी हम बात कर रहे थे 30 अप्रैल 2014 में अंकित जो आपके मानदंड अनुसार स्वीकृत पद हैं उन्हें मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षकों के कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। कि जो 30 अप्रैल 2014 का आदेश है उसमें किसी स्कूल 1 से 12 तक कितने L1 होने चाहिए, कितने L2 होने चाहिए, कितने वरिष्ठ अध्यापक होने चाहिए, कितने वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता होने चाहिए, और प्रिंसिपल और PTI शारीरिक शिक्षक और वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और मंत्रालय कर्मचारी। तो इनकी मानदंड की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट है, उनके अधिक यदि हैं तो उनको अधिशेष माना गया है। तो वो मानदंड है वो क्या है उनकी मैं अलग से चर्चा करूँगा। जिन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक पद पर चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल 1 और द्वितीय के पद
का पदस्थापन हो रखा है, लेकिन इन स्कूल में वरिष्ठ कंप्यूटर बीसीआई के पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित हो चुके हैं, उन्हें अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। ये भी बात आपको स्पष्ट है कि यदि किसी स्कूल में यदि बीसीआई आ गए हैं और वहाँ पर उस पद पर यदि सामान्य अध्यापक L1 और L2 लगे हुए हैं, चाहे वो काउंसलिंग से या चयनित होकर लगे हुए हैं, तो भी उनको अधिशेष माना गया है। इसी प्रकार हम बात करें 6 नंबर में लिखा गया है, ये 6 नंबर बिंदु विशेष रूप से है, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही हैं उस स्तर तक पद प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु जारी मानदंड लागू होंगे। और यहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी माध्यम की कक्षाएं हेतु पूर्व में मानदंडानुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही इस बात को इस प्रकार समझे कि मान लो कि यदि कोई 1 से लेकर 8वीं तक की स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन अभी इस 2024-25 तक वहाँ पर यदि उसकी इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं 7वीं तक की चल रही हैं, तो 7वीं तक के आधार पर उनके अंदर मानदंड के अनुसार इंग्लिश मीडियम के स्टाफ रहेंगे। लेकिन यदि 8वीं कक्षा हिंदी मीडियम चल रही है या 9th कक्षा हिंदी मीडियम चल रही है, 11वीं कक्षा हिंदी मीडियम चल रही है, तो हिंदी माध्यम के अनुसार स्वीकृत पदों तक के कार्मिक वहाँ रहेंगे, उन्हें अधिशेष नहीं माना जाएगा। लेकिन हिंदी मानदंड के अनुसार से अधिक यदि कार्मिक लगे हुए हैं वहाँ पर, तो उसे अधिशेष माना जाएगा। 7वें नंबर का बिंदु यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है कि प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मानदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष माना गया है। तो ये बात भी स्पष्ट है कि यदि आपके गाइडलाइन के अनुसार यदि ज़्यादा हैं तो वो अधिशेष रहेंगे। 8 नंबर बिंदु में दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा के स्कूल में पदस्थापित कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि जिनके पद इस विद्यालय में नहीं होने हैं वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। सीधी सी बात है कि इन पोस्टों के पद यदि वहाँ पर नहीं है तो उनको अधिशेष माना जाएगा। न्यायिक प्रकरण में यदि स्टे प्राप्त शिक्षक कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाएगा, इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे। इसी प्रकार मंत्रालय संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान के लिए ये गाइडलाइन दी गई है 2022 की, इसकी भी अलग से प्रति दी गई है, उसकी पालना ही सुनिश्चित की जाएगी। साथियों ये जो गाइडलाइन संलग्न है ये ज़्यादा बड़े आदेश हैं, इसलिए इसको मैं अलग अलग टुकड़ों के अंदर आपको विस्तृत चर्चा के वीडियो लेकर आऊँगा। सामान्य दिशा निर्देश, ये जो समायोजन के आदेश गाइडलाइन जो जारी की गई है उनके वर्तमान में जो इसके स्पष्ट गाइडलाइन है वो क्या है उसकी चर्चा करें। तो 1 नंबर बिंदु में कहा है कि स्कूल में कार्मिकों के कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिकों का समायोजन उसी स्कूल में रहते हुए कनिष्ठ अर्थात जो बाद में ज्वाइन किया गया है कार्मिक को इस विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। बड़ी बात स्पष्ट की गई है साथियों यहाँ पर कि यहाँ पर एक ही पोस्ट पर यदि 2 कार्मिक लगे गए समान पोस्ट के, तो जिन्होंने पहले ज्वाइन किया अर्थात इस स्कूल के कार्यग्रहण में जो सीनियर है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विद्यालय में कार्मिक के कार्यग्रहण तिथि के आधार पर मान लो कि एक ने 2018 को ज्वाइन किया है L2 ने और दूसरा वहाँ पर 2019 में ज्वाइन किया है उसी स्कूल में, तो 2018 जो पहले ज्वाइन किया गया है वो सीनियर मानते हुए यथावत रहेगा और अधिशेष की श्रेणी में जूनियर जो है कनिष्ठ है जो बाद में ज्वाइन किया गया है उसको माना गया है। इसी प्रकार यहाँ पे समायोजन की प्रक्रिया काम में ली जाएगी। 2 नंबर बिंदु में कहा गया है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अचयनित शिक्षक कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालयों के पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिकों के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा, अर्थात यदि चयनित प्राप्त हो गए हैं तो उसको अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 नंबर बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उस स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उसके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा। अन्य पद अन्य विषय के पद विरुद्ध पदस्थापित कतई नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने की स्थिति में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन किया कार्रवाई की जाएगी। इस बात को ऐसे समझे कि यदि किसी प्रकार के L2 यदि
अधिशेष हो रहा है तो वह माध्यमिक शिक्षा का है, तो पहले उसे माध्यमिक शिक्षा के L2 के रिक्त पदों पर ही किया जाएगा। ये नहीं है कि L2 रिक्त पद माध्यमिक में नहीं है तो उसे दूसरे पद विरुद्ध माध्यमिक में रखा जाए, नहीं, वहां पर उसके पद और विषय होने पर ही माध्यमिक में रखा जाएगा। यदि वहां पर नहीं है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा के मूल पद के अंदर उसको समायोजित किया जाने की कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जिन अध्यापकों में लेवल 1 और लेवल 2 की उक्त नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, अर्थात जिनकी 6D हो चुकी है, अध्यापक L1 और L2, उन्हें अनिवार्य रूप से माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जाए। यानी जिले में माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों के पद रिक्त नहीं हो तो ही उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए। कहने का मतलब कि यदि आपके 6L प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा के पदों में 6D3 हो चुकी है, लेकिन फिर आप वहां पर अधिशेष हो गए हैं, तो आपको उसी 6D के तहत माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों पर लगाया जाएगा, लेकिन नहीं पद होने की स्थिति में ही आपको प्रारंभिक के अंदर वापस भी लगाया जा सकता है, अर्थात यहाँ पर रिवर्ट भी किया जा सकता है। 4 नंबर बिंदु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन अध्यापक लेवल 1 और 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के तहत 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें विभाग के पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाएगा। 6D हो चुकी है, उनकी स्थिति क्लियर कर दी गई है। 6D नहीं हो रखी है, उनकी स्थिति 5 नंबर बिंदु में स्पष्ट की गई है। 6 नंबर बिंदु में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर ट्रेनिंग आदि इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जाएगा। अर्थात ये पद यदि अधिशेष होते हैं तो काउंसिलिंग में किसी प्रकार की शहरी क्षेत्र के अंदर इनको पदस्थापित नहीं दिया जाएगा, इन्हें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के इनके पदों पर विशेष रूप में पदस्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि 7 नंबर की बात करें तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षक कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के स्कूलों में और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षक कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा, अर्थात एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि 8 नंबर बिंदु की बात करें तो आप देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक कार्मिक जिनकी टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं किंतु रिलीवन के अभाव में उनका कार्य मुक्त नहीं किया जा सका है, उनको उन्हीं विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित माना जाएगा, क्योंकि उनका वहां पर टीएसपी से नॉन टीएसपी में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए उनको वहां पर ही माना जाएगा। राजस्थान शिक्षक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षक कार्मिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ही लगाया जाएगा। 10 नंबर बिंदु में कहा गया कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित शिक्षक कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ही प्राथमिकता से लगाया जाएगा। स्पष्ट कर दिया गया है यहाँ पर 10 नंबर में कि यदि एमजीजीएस में कोई अधिशेष होता है तो आसपास के एमजीजीएस में ही पदस्थापित समायोजित किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उनको प्राथमिकता से लगाया जाएगा, वहाँ पे पद नहीं होने की स्थिति के अंदर ही उनको नॉन एमजीजीएस के अंदर पदस्थापित किया जाएगा। 11 नंबर बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 11 और 12 नंबर जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 11 नंबर में स्पष्ट किया है कि शिकायतों के आधार पर एपीओ किए गए एवं प्राथमिक जांच के दोषी पाए गए प्राथमिक जांच 10 दिन में पूरी की जाए, यदि उनकी पेंडेंसी है तो उनको पूरा करके उनको समायोजन किया जाएगा। शिक्षक कार्मिकों को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान के वरिष्ठता क्षेत्र से संबंधित नियुक्ताधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ जिले दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाएगा, अर्थात तो एपीओ होकर जहां भी जिस कार्यालय में है वहां से उसका निस्तारण करके जो जहां से आए हैं उन्हीं जिलों के अंदर उनको ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष के रूप में माना जाएगा। 12 नंबर का जो बिंदु है उसमें स्पष्ट रूप से किया गया है कि अन्य कारण, यहाँ पर यदि शिकायत से एपीओ है उसका 11 नंबर में बताया गया है, अन्य कारण से एपीओ अर्थात जैसे प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित, जैसे किसी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पूरा हो गया और उनको वहाँ पर उनके डीडीओ को पदस्थापन के लिए एपीओ वहाँ पर यदि आदेशित हो रखे हैं, प्रतीक्षा में हैं, तो ऐसे एपीओ किए गए शिक्षक कार्मिकों का समायोजन एपीओ के जाने के समय या प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व के
पदस्थापित जिले के उसी विद्यालय में या पूर्व पदस्थापित विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद पर किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसको उदाहरण ऐसे समझें कि यदि किसी संस्था में या अन्य किसी पद पर यदि आ गए हैं, कार्यकाल पूरा होने पर उनको यदि एपीओ कर दिया गया है, तो प्रतिनियुक्ति से पहले वो जिस स्कूल से, जिस ब्लॉक से, जिस जिले में आए हैं, वहाँ पर पद रिक्त होने की वरीयता के आधार पर यदि उस स्कूल में पद रिक्त है तो उसको वापस उसी स्कूल में, यदि उस स्कूल में पद भर गया है तो निकटतम उसी ब्लॉक में, और निकटतम ब्लॉक में यदि पूर्ण रूप से भर गया है तो उसी जिले में पदस्थापित दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 13 नंबर बिंदु की बात करें तो न्यायिक प्रकरणों में स्थगन के आधार के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षक कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए अन्य शिक्षक कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अधीन पूर्व पद पर कार्य ग्रहण करवाया जाएगा। पदस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थित दे रहे शिक्षक कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जाएगा, अर्थात यदि वो उपयोग हो तो उनका भी समायोजन इसी आधार पर किया जाएगा। अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की रिक्तियों के क्रम में किया जाएगा। उस स्कूल में पद रिक्त होने पर सबसे पहले वहीं पे लगाया जाएगा। उस राजस्व ग्राम में रिक्त होने पर उस राजस्व ग्राम के अन्य स्कूलों में किया जाएगा, और उसी ग्राम के पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उस ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के पद रिक्त होने पर लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उस ब्लॉक में स्थित अन्य किसी भी विद्यालय में रिक्त पद होने पर ही उनको लगाया जाएगा, और ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर यथासंभव निकट के ब्लॉक में विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा। तो ये अधिशेष शिक्षकों के लिए गाइडलाइन दी गई है, जिसके अंदर रिक्त पद होने की काउंसिलिंग में वरीयता क्या है वो 15 नंबर में स्पष्ट कर दिया गया है। 16 नंबर में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के पत्रांक, ये आपके दिया गया है 28/5/2019 के उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन यथासंभव उसी जिले के विद्यालयों में ही किया जाएगा। जिले के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालयों में लगाया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यदि अधिशेष हो रहा है कोई ग्रामीण क्षेत्र का तो रिक्त पद यदि शहरी क्षेत्र में है तो उसको वहां पर लगा दिया जाए, नहीं, शहरी में से शहरी और ग्रामीण से ग्रामीण में ही समायोजन किया जाएगा। अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया और समय सारणी की बात करें तो यहाँ पर सूची तैयार की जाएगी 18/9 तक। अधिशेष कार्मिकों के समायोजन योग्य कार्मिकों के संभावित पदस्थापन 20/9/2024 तक सूची तैयार कर ली जाएगी, और इसके अंदर आपके 23/9/24 तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लौटाए गए और प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों के समेकन के पदवार सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार 25/9/2024 तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार की जाएगी, और प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना 26/9/2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह आदेश है वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किए गए। साथ ही इस आदेश के साथ जो भी हमने चर्चाएं की गई हैं, जैसे 2015 के आदेश, 19 के आदेश, 22 के आदेश, और यहाँ पर जो गाइडलाइन है एमजीजीएस की गाइडलाइन है या फिर काउंसलिंग की गाइडलाइन है, और आपके स्टाफिंग पैटर्न में पद का निर्धारण है, सारे के सारे आदेश 44 पेज के हमारे पास में हैं। हम ये वीडियो लंबा होने के कारण अलग अलग वीडियो के आधार पर हम आपको, जैसे ये 2030/4/2015 का राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप ए विभाग का जो आदेश जारी किया गया था, जिसके अंदर क्या मापदंड है, 1 से 12 की स्कूल, 1 से 10 की स्कूल, 1 से 8 की स्कूल, 1 से 5 की स्कूल, इनकी मापदंडों की जो सेंशन है संकायवार, उन सब की चर्चा भी हम अलग वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको काउंसलिंग स्टाफिंग पैटर्न अधिशेष के संपूर्ण जो आपकी दिशा निर्देश गाइडलाइन है वो समझ में आ जाएं। साथ ही वीडियो का बनाने का उद्देश्य आपकी समझ और आपको जानकारी प्रदान करना है। किसी प्रकार के भी नवीनतम अपडेट या विभागीय विरोधाभास की स्थिति में विभागीय दिशा निर्देश ही अंतिम मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।